दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विकास के लिए कई विकास की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए पुनर्निवास योजना के तहत उन्हें स्वाभिमान अपार्टमेंट की जो लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपी और उनसे मुलाकात की, बातचीत भी की, उन फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 देश के लिए और विकास का साल होगा। भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दिल्ली की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक तरह से दिल्ली के लिए आपदा है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके वक्त में शराब घोटाला, पानी का घोटाला, साथ में गरीबों के इलाज का घोटाला, शिक्षा का घोटाला जैसे कई घोटाले हुए जो दिल्ली के लिए आपदा के समान है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 24 दिसंबर को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही तय कर लिया गया था कि कालकाजी से आतिशी मारलेना, जो कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनके सामने कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि उनका नाम दूसरी सूची में नहीं आया और आज अलग से एक प्रेस रिलीज जारी करके उनके नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि चांदनी चौक से भी पहले अलका लांबा विधायक रह चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने उनको मैदान में उतारकर आतिशी मारलेना के सामने एक बड़ा महिला कार्ड खेला है। दरअसल देखिए, लगातार जो है आम आदमी पार्टी में अलका लांबा रही, वहां से विधायक भी रही चांदनी चौक से, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा। तो अब ऐसे में हर एक जो बारीकियां हैं आम आदमी पार्टी की वो उनसे पूरी तरह से वाकिफ है। अब आतिशी मारलेना और अलका लांबा जब आमने सामने होंगी तो कालकाजी की जो विधानसभा सीट है वो एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाएगी, क्योंकि एक महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 2 बार से आम आदमी पार्टी के खाते में कालकाजी विधानसभा सीट है, लेकिन उससे पहले 3 बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो महिला कार्ड खेला गया है वो कितना कारगर साबित होता है और अलका लांबा आतिशी मारलेना को कितनी टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। संगठन पर्व के तहत मध्य प्रदेश बीजेपी में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस प्रक्रिया के तहत जिलों में पर्यवेक्षक भेजे गए थे, जिन्होंने वहां पर संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद एक सूची तैयार की है और वो सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी है। अब प्रदेश नेतृत्व ने उस सूची में से एक पैनल बनाया है, वो पैनल लेके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अब केंद्रीय नेतृत्व से वहां से अंतिम सूची जारी होगी जिलाध्यक्षों की। 60 जिलों में जिलाध्यक्ष बनने हैं और इन जिलाध्यक्षों की सूची में ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 महिलाएं रहेंगी। वहीं हर वर्ग के नेतृत्व मिलेगा, हर वर्ग के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा भी माना जा रहा है। और इसी के लिए लगातार कई दावेदार मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, कई नेताओं से भी मिल रहे हैं और लगातार इस प्रक्रिया के तहत 2 दिन मंथन प्रदेश कार्यालय में चला है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये मंथन चला है और उस मंथन के बाद ये पैनल तैयार किया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद शुरू कर दी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। मंत्रालय को दलाल मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर डिजिटल स्कैनर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब जो भी मंत्रालय में
घुसेगा उसका फेस स्कैन किया जाएगा और उससे जुड़ी सारी जानकारियां पहले ही पास बनाते समय भरी जाएंगी, जिसके तहत ये पता लगाया जा सकेगा कि उस व्यक्ति ने किस जगह के लिए पास निकाला है, क्या वो वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और मंत्रालय में वो कितनी देर तक रहा, सीसीटीवी के जरिए भी उसे ट्रैक किया जा सकेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मंत्रालय में इस समय दलालों का अड्डा हो गया है और हर विभाग में ब्रोकर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ये डिजिटल स्कैनर लगाया गया है। एआई की मदद से पूरा स्कैनर लगाया गया है। ये ऐसा स्कैनर होगा जिसमें फेस रीड किया जा सकेगा। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं वैसे यहाँ फेस रीड होगा, और अगर आपकी डिटेल सही है और आपने पास बनाया है तो यहाँ पर एक्सेस आएगा, और एक्सेस आने के बाद ही आपको मंत्रालय के भीतर एंट्री दिया जाएगा। और जिस फ्लोर पर आप जा रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं, आपको वो पास गले में लटकाना होगा और उस जगह एक्सेस करने के लिए भी उस पास के जरिए एक्सेस होगा। साथ ही साथ हर विजिटर की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी, और साथ ही साथ जियो टैग के जरिए वो विजिटर कहाँ गया, किस किस लोकेशन पे गया और किससे मुलाकात की, इन सारी चीजों की जानकारी भी मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारियों को रखनी होगी। और इसको लेकर के पूरा सिस्टम ये बिठाया जा रहा है। जल्द ही ये शुरू हो जाएगा, जिससे भीड़ कम हो सकेगी मंत्रालय में। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मंत्रालय में काम होना चाहिए, ना कि दलालों को एंटरटेन किया जाना चाहिए। उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मैया सम्मान योजना को लेकर हर रोज नई बातें सामने आ रही है। नई बात यह है कि अब इस योजना का फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए नहीं भरा जा सकेगा, जो अभी तक भरा जा रहा था। इससे महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। महिलाएं ब्लॉक में जा रही हैं और पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस बीच देखें, ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और इस बीच महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब सीएससी की सेवा की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह जो योजना थी, इस योजना के तहत लोग सीएससी में जाकर के लगातार फॉर्म भर रहे थे। अब इसे तो बंद कर दिया गया, लेकिन नया फॉर्म भरा कैसे जाएगा, इसको लेकर जो आदेश जारी नहीं किया गया है, इससे महिलाओं में उहापोह है। बात यह भी चल रही है कि क्या नया कोई फॉर्म या नई कोई महिला अगर इसमें फॉर्म भरना चाहे तो क्या वो नहीं भर सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़ा हो गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। शुक्रवार यानी आज पूरा दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कई तरह के संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। यानी पूरा दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के नाम रहा। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ साफ कहा कि जो भी अभ्यर्थी गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर बैठे हैं, वो अहिंसात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन उनके समर्थन में कई संगठनों जैसे पप्पू यादव ने उग्र प्रदर्शन किया, कई जगह ट्रेनें रोकी, यातायात बाधित किया और शहर के विभिन्न इलाकों में उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव ने सरकार को संदेश दिया कि यदि अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कल शाम से ही धरना और अनशन पर बैठे हुए हैं। गांधी मूर्ति स्थित धरना और अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने साफ साफ संकेत दिया है कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक होगा और हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका इसी स्वरूप में धरना और अनशन जारी रहेगा। उन्होंने
पटना जिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि हमारे धरने को जिस अंदाज में वो गैर कानूनी करार दे रहे हैं वो कानून सम्मत नहीं है, उन्हें कानून पढ़ना चाहिए, अनशन करना हमारा विशेषाधिकार है। दूसरी तरफ कई छात्र संगठनों ने पटना के विभिन्न इलाकों में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। चारों तरफ पूरा पटना बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे लोगों की वजह से अस्त व्यस्त रहा। वहीं जिला प्रशासन और पटना पुलिस मुकम्मल व्यवस्था के साथ तमाम धरनार्थियों को रोकने और समझाने बुझाने का काम करती रही। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ है। अब तक के दिए आदेश के मुताबिक बीपीएससी परीक्षा रद्द होने की गुंजाइश कम दिखाई देती है। फिर भी अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत हैं और उनके नाम पर कई दल राजनीति भी कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बीपीएससी छात्र आंदोलन मामले में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को जानकारी ही नहीं है कि छात्र किस मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं या बिहार में कोई आंदोलन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को ये जानकारी है कि बिहार में अभी नव वर्ष का उत्साह चल रहा है। सबसे बड़ा हमला कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है छात्रों के मामले में, ना ही छात्रों को कोई उचित जवाब दे रही है, ना ही कोई सॉल्यूशन बता रही है पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है कि छात्र क्या कर रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है। ऐसा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश जी को शायद इसकी जानकारी ही नहीं है। उनको ये लग रहा होगा कि पूरे बिहार में छात्र जो है वो नए साल का उत्सव मना रहे हैं और इसी भ्रम में है वो, जबकि पूरा बिहार उद्वेलित हो रहा है, हर कोई इससे पीड़ित है और इस तरह से दोहरी जो राजनीति हो रही है, 2 बार परीक्षा, कभी सुना है कि एक के लिए 2 परीक्षा। वहीं घोटाले को लेकर भी कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं न कहीं ये जो बीपीएससी का जो मामला है पेपर लीक का, उसमें कहीं न कहीं सरकार, इस घोटाले में सरकार का भी हाथ है, इसलिए भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस काफी पहले से इस बात को कह रही है और जोर से जम के कह रही है कि इसमें सब लोग संलिप्त हैं, कहीं न कहीं कोई बड़े घोटाले की बात है। यही कारण है कि सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है, जो जेन्युइन चीज है जो लेना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर वैसा कोई जवाब नहीं आ रहा है। खास करके जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं इस मुद्दे पे, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है बीपीएससी के मामले पे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। महाकुंभ के पावन मौके पर प्रयागराज की धरती में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साधु के वेश में पाकिस्तानी आतंकी संगठन और खालिस्तानी आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। महाकुंभ में 40,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे, जिसमें एटीएस, एसटीएफ, एलआईयू, एनआईए जैसी एजेंसियां लगातार 24 घंटे सतर्क मोड पर रहेंगी। इतना ही नहीं, एआई लेस कैमरे से भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहेगी, जिसकी सूचना सीधे कंट्रोल रूम में आती रहेगी। तो इस कुंभ को सुरक्षित, दिव्य, भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला काफी संगीन है, इस मामले में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका 2019 में दायर की गई थी, 2023 में सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था, उसके बाद से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि 2019 के बाद इस मामले को लेकर अब तक
सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाया गया है। वहीं कोर्ट ने यूजीसी से पूछा है कि क्या इसको लेकर कोई नियम तय किया गया है या बाद में नियम कोई बनाया गया है या नहीं। इसको लेकर कोर्ट ने हलफनामा देने को कहा है। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के चलते लगातार कई छात्र सुसाइड कर रहे हैं, लिहाजा इसके रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, जिसको लेकर यह याचिका बेमूला की मां और महाराष्ट्र की रहने वाली एक महिला जिसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, दोनों की तरफ से संयुक्त रूप में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। क्योंकि महाराष्ट्र की रहने वाली लड़की मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और उस दौरान डॉक्टरों द्वारा काफी उससे प्रताड़ित किया जा रहा था, यह आरोप लगाया गया था और इसी के चलते उसने सुसाइड की थी। वहीं बेमूला की मां का कहना है कि उसके बेटे को गलत तरीके से यूनिवर्सिटी से निलंबित किया गया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। यह जातिगत भेदभाव का मामला है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र सरकार और यूजीसी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। भोपाल की यूनियन कार्बाइड का कचरा धार जिले के पीथमपुर में पहुंच गया है। उसके बाद से ही वहां चल रहे आंदोलन तेज हो गए हैं। जहां कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं तो कुछ लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आज थोड़ा बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। तो वहीं भीड़ में 2 युवकों ने अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जो थोड़े झुलस भी गए। उसके बाद लोगों ने उन्हें बचाया और इंदौर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पीथमपुर के रहवासियों को शंका है कि जो जहरीला कचरा वहां भस्म किया जाएगा, उससे लोगों को परेशानियां पैदा होंगी, बीमारियां पैदा होंगी और उनकी जिंदगी मौत का सवाल वे मानकर चल रहे हैं। उधर सरकार का पक्ष है कि कचरे को पूरे वैज्ञानिक तरीके से इस तरीके से भस्म किया जाएगा कि किसी को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन यह बात सरकार जनता के गले में उतारने में असफल रही है, जिसके कारण लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोगों का आंदोलन कचरे को जलने से रोक पाता है या सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से कचरा जला पाती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, पीथमपुर। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी तेज हुई है, जिससे कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है, साथ ही साथ घने कोहरे के नाते ठंडक और बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 6 जनवरी के बीच बरसात होने की संभावना है, जिससे कि ठंड और बढ़ेगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर न निकलें। अगर गाड़ियों से बाहर निकलते भी हैं तो फॉग लाइट का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए धुंधला होने के नाते, घना कोहरा होने के नाते जो दृश्यता है वो बहुत कम है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसके नाते फॉग लाइट का सहारा लें। साथ ही साथ जो अंगीठियां हैं वो खुले स्थानों पर जलाएं, बंद कमरों में ना जलाएं, क्योंकि अगर बंद कमरों में जलाते हैं तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर दरवाजा और खिड़कियां सब बंद करके अंगीठी जलाते हैं तो जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। पर सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का सहयोग करें। वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े ना है, उन्हें अपने गर्म पुराने कपड़े जो है उनको दान करें, जिससे कि हर व्यक्ति इस ठंड की मार से बच सके और अपने जीवन को बचा सके। कैमरामैन विवेक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।